नमस्कार दोस्तों। तमाम लोग पूछते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी बीजेपी की जीत की वजह क्या है। जब इसको माइन्यूटली पूरे हिंदुस्तान का जब आप देखेंगे कि क्या वजह रही है कि चुनावी जीत भाजपा को तमाम जगह मिल गई है, जहां उसको कोई वोट नहीं देना चाहता था, मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहता था, तब आपको एक चीज उसके केंद्र में मिलेगी, सेंटर में मिलेगी। वो मिलेगी बटोगे तो कटोगे, यानी आपके बीच बंटवारा करना है, आपको तोड़ना है और आपके अंदर नफरत पैदा करना है। यही नहीं, नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं घर छोड़ दिया, लेकिन आप देखिए जिस तरीके से 2014 के बाद में उनके परिवार, उनके भाई हो, उनके रिश्तेदार हो, उनके बहनोई हो, वो सब कैसे उनका व्यापार व्यवसाय सब कुछ फला फूला है। तमाम लोगों को तमाम राज्य में पद भी मिल गए, हालांकि उस दर्जे में उनकी योग्यता कहीं नहीं थी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भले वो ना आए हो, लेकिन उनको तमाम लाभ देने का काम किया गया। फिर नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपनी पत्नी को छोड़ा और उसके बाद में देश की महिलाओं को उनके हक देने की बात करते हैं, लेकिन सबको छीनते हैं। इसके बाद में भाई बहन तक को उन्होंने नहीं छोड़ा, आपके परिवारों में तोड़ कर आया है। देवरानी जेठानी को लड़ा देंगे, भाई भाई को लड़ा देंगे, भाई बहन को लड़ा देंगे और न जाने किसको किसको लड़ा देंगे। तो साहब यह काम करते हैं, वो देश को भी बांटते हैं, समाज को भी बांटते हैं, परिवारों को भी बांटते हैं, जाति को भी बांटते हैं और धर्म को भी बांटते हैं, अपनी सुविधा अनुसार बंटवारा करते हैं। और जहां कोई वर्ग नहीं रहे तो वहां पर वो ऊंच नीच और दूसरी चीजें करके कारपोरेट और दूसरे बंटवारा करते हैं। बिजनेस में भी यदि आप देखिए, उसमें भी बंटवारा कर देते हैं। एक टॉप बिजनेस क्लास है जो 1% भी नहीं है हिंदुस्तान का, उसको सब कुछ दे देते हैं और बाकी को बर्बाद कर लेते हैं, उनका सारा व्यवसाय छीन करके उन्हें उनका गुलाम बनाने का काम करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं और राजनीतिक गोटियां खेलते हैं। स्वाभाविक सी बात है, इससे हम आप इनकार भी नहीं करेंगे, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं तो वही करेंगे। तमाम बार नफरत फैलाने के लिए जो खेल शुरू हुए, 2002 के गोधरा के दंगे हों या गुजरात के और तमाम हिस्सों के दंगे हों, जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय पर हमले किए गए, सब कुछ किया गया, उसके बाद में यह सोचा जाता था कि जब वो एक मस्जिद के उधर पर कार्यक्रम में गए थे मुसलमानों के और टोपी दी जा रही थी, तो उसमें बोले नहीं मैं टोपी नहीं पहनता। और उसके बाद में स्थिति यह है कि अभी ब्रिक के सम्मेलन में गए, वहां पर सऊदी अरब के जो शेख हैं, जो शाह हैं, उनसे गले मिलने, उनसे चिपटने, उनके पीछे लिपटने के कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। तो इससे आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी को रईसों से, उन लोगों से, एलीट क्लास से कोई परेशानी नहीं, उन्हें तो निचले तबके से परेशानी। यह उनका वास्तविक चेहरा है। बहरहाल इसके लिए वो तमाम साजिशें रचते हैं, उन साजिशों में अदालतों का भी इस्तेमाल होता है। बहरहाल इसी को बताता हूं, वो पार्टियां जिनके साथ कभी दोस्ती और तमाम जन्म जन्मांतर के रिश्ते बताया करते थे, एक समय में उन्हें बर्बाद करने का काम करते हैं। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल बादल है, उसको इन्होंने खत्म कर दिया। आज यह हालत है कि जब वहां उपचुनाव हो रहे हैं तो वह पार्टी चुनाव तक नहीं लड़ने जा रही, यह हालत कर दी है उसकी। उधर शिवसेना के दो टुकड़े कर दिए। जिन शरद पवार को अपनी राजनीति का गुरु बताते थे, उन शरद पवार की पार्टी को भी
इन्होंने तोड़ के खत्म कर दिया। इस तरह देश के तमाम हिस्सों में किया है। बहरहाल अभी मैं महाराष्ट्र की बात कर लेता हूं। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी को तोड़ा। शरद पवार ने उसके खिलाफ कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका करी कि हमारा चुनाव चिन्ह और दूसरी चीजें जो उनके भतीजे को दे दी गई है, जो नकली एनसीपी है, यह गलत है। हमारा चुनाव निशान जो चुनाव आयोग ने उन्हें दे दिया है वो हमें अलॉट किया है। बहरहाल जैसा कि उम्मीद की जाती है इस देश की अदालतों से, वही होता है। और आज की डेट में क्या उम्मीद की जाती है कि साहब फैसला तो मोदी जी के साथ खड़े व्यक्ति के पक्ष में आएगा। आ गया फैसला। जस्टिस सूर्यकांत है, यही हरियाणा में हिसार के रहने वाले हैं, और भाजपा और जो है इंडियन नेशनल लोकदल, इनेलो की जो ज्वाइंट सरकार हुआ करती थी, उसी सरकार ने उन्हें एडवोकेट जनरल बनाया था। उसी सरकार ने इनका नाम बाद में हाई कोर्ट के जस्टिस के लिए प्रपोज किया था। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जस्टिस रहे। मैं चूंकि बहुत अच्छे से जानता हूं, इसलिए मैं जानता हूं उनके क्या रिश्ते हैं, और हिसार का जो क्षेत्र है उधर का, वो गढ़ माना जाता है बीजेपी का। तो आप यह एक समझिए। एक जस्टिस है दीपांकर दत्ता, वो भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। एक जस्टिस है उज्जवल भुइयां, और उनके बारे में भी यही खबर है। बहरहाल मैं इस पे नहीं जाऊंगा। जजमेंट वही आया जो आना चाहिए था। कहा गया नहीं, घड़ी चुनाव निशान जो एनसीपी का होता था वो शरद पवार को नहीं मिलेगी, उनके भतीजे को मिलेगी। और इस पर हम आगे जब सुनवाई करेंगे तब करेंगे। अब आप सोचिए, वहां चुनाव होने जा रहा है, और जहां चुनाव होने जा रहा हो, कल्पना करिए, रीजनल पार्टी के लिए रीजनल चुनाव ही मायने रखता है, तो उस पार्टी के लिए महाराष्ट्र का चुनाव मायने रखता है। यदि महाराष्ट्र चुनाव के पहले उनका चुनाव निशान उन्हें नहीं मिला, तो फिर फायदा क्या हो? तो यह इस बात का बताता है कि उन्होंने किस तरीके से वह खेल कर दिया जो मोदी चाहते थे, और वही फैसला आ गया। तो अब आप समझिए कि फैसला यही है कि साहब शरद पवार को घड़ी नहीं मिलेगी। ये वही स्थिति है कि हम यूपी में कहें समाजवादी पार्टी को साइकिल नहीं मिलेगी, तो साहब घड़ी नहीं मिली। बहरहाल जब इसकी बात हो रही तो और बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस ठीक ठाक चल रहा है। निश्चित रूप से यूपी के विधानसभा का चुनाव है, उसमें कांग्रेस को बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी ये चाहती थी कि उसके भी प्रत्याशी उतरे। बहरहाल दोनों दलों के शीर्ष नेताओं की चर्चा हुई। उस चर्चा में आया कि अभी तो यह चुनाव जीतना जरूरी है। यदि हम इसमें पढ़ेंगे कि ये सीट, तो आज की डेट में इससे कोई राजनीतिक स्थिति बदलने वाली नहीं है यूपी में, लेकिन संदेश गलत चला जाएगा। कांग्रेस पार्टी चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, समाजवादी पार्टी सभी 10 सीटों पे लड़े, हम उसका समर्थन करेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्योंकि जब सीटों का यदि बंटवारा होगा तो फिर दोनों के सम्मान के मुताबिक होगा, और नहीं तो हमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चुनाव में। कांग्रेस पार्टी का यह कहना था, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के स्टेक्स हैं यूपी में, तो उनके लिए लोकल ये जरूरी भी था। अब इस पर भाजपा और उनके गोदी मीडिया ये फैलाने लगे, अरे कांग्रेस को तो एक को सीट नहीं दी, कांग्रेस को तो साइकिल का हत्था नहीं पकड़ने दिया, कांग्रेस को तो ये नहीं किया। यदि कांग्रेस खड़ी हो जाएगी तो समाजवादी पार्टी क्या कर लेगी? 10 के 10 सीट पे खड़ी हो जाएगी, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को हराने का काम कर देगी। इसलिए ऐसे समय में सैक्रिफाइस किया जाता है।
यह संदेश दे रही है कांग्रेस पार्टी उस आम आदमी पार्टी को भी और समाजवादी पार्टी को भी कि देखिए, जब आप ऐसी हरकत करते हैं तो आप नुकसान करते हैं, अपना भी दूसरे का भी। आप या तो बहुत इतने मजबूत हो कि आप सीट निकाल सकते हैं बगैर किसी सहारे, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हरियाणा में जो हुआ, आम आदमी पार्टी ने जो किया, उसने सिर्फ हरवाने का काम किया खड़े होके, और कोई काम नहीं किया। उसे 7 सीटें दी जा रही थी कांग्रेस से, और वो 12 सीटें चाहिए हैं, इतनी सीटें चाहिए हैं, 20 सीटें चाहिए, इसके चक्कर में वो गठबंधन नहीं हो पाया, और नतीजा ये हुआ, उनकी तो जमानतें जब्त हुई। यहां कांग्रेस पार्टी वहां सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ सकी है। ऐसी तकरीबन 10 सीटें हैं जहां इनका अंतर हार जीत को तय कर रहा। अब आप समझिए, अपनी जमानत जब्त करा के हरवा दिया कांग्रेस को, तो यदि यही करें तो फिर क्या हो? तो इसलिए अच्छा यह है कि नहीं, ठीक है, आप लड़िए, हमें कोई कंसर्न नहीं। और पहले भी उन सीटों पे कांग्रेस का कोई एमएलए था नहीं अभी, इसलिए कांग्रेस उस पर क्लेम भी नहीं कर रही थी। तो यह अपने आप में इस बात का संदेश है कि कांग्रेस ने एक बड़ा दिल दिखाया है और सपा को जीतने में सहयोग किया, लेकिन भाजपा पचा नहीं पा रही क्योंकि उसकी हालत बिगड़ी, उसे नहीं लग रहा। वो चाह रही थी कि बंटवारा हो और कांग्रेस और सपा आपस में लड़े, और लड़े तो हम मैदान मार जाए। बहरहाल ये खेल है। अब लड़वाने परिवार की बात कर, आप देखिए कैसे करहल विधानसभा सीट जो मुलायम सिंह परिवार की ज्यादातर सीट रही है, और यह कहें बड़े अरसे से, दशकों से वो रही है, उस सीट पर कैसे मुलायम सिंह परिवार के ही एक दामाद को एक दूसरे परिवार के सदस्य से लड़वाने का काम करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी, यह फूट डालती है। तो यह उदाहरण इस बात का मौजूद है। इसी तरीके से हरियाणा में इन्होंने किया था, इसी तरीके से पंजाब में कर रहे हैं, इसी तरीके से महाराष्ट्र में कर रहे हैं। बहरहाल ये इनकी पुरानी आदत है, और इसी तरह झारखंड में भी कर रहे हैं, बिहार में भी किया था। तो यह स्थिति है। बहरहाल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको जो करना है वो करता रहे। लेकिन जो हम उम्मीद करते हैं, वो उम्मीद ये करते हैं कि कैसे चीजों को किया जाना चाहिए, इस पर लेकर के सुप्रीम कोर्ट है हमारी, वो सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देने के पहले नरेंद्र मोदी की तरफ देखती है। इसको लेकर के जस्टिस मार्कंडे काटजू, जो बहुत सीनियर जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस रहे हैं तमाम हाई कोर्ट्स के, वो एक चीज कहते हैं। जब वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हुआ करते थे, तब डीवाई चंद्रचूड़, जो इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो हुआ करते थे चीफ जस्टिस या जस्टिस हुआ करते थे। तो इसको लेके मार्कंडे काटजू ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने ऑन कैमरा ये बात कही कि जस्टिस चंद्रचूड़ जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे, तब हर शनिवार को और रविवार को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए लॉबिंग करने आते। अब आप समझिए, और यही वजह जस्टिस चंद्रचूड़ को अटल बिहारी वाजपेयी ने की सरकार में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट में जज बनाया गया था, और 2016 में नरेंद्र मोदी ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया, और फिर चीफ जस्टिस बने। बहरहाल 8 नवंबर को उनका आखिरी वर्किंग डे, चूंकि उन्होंने खुद पूछा था कि इतिहास मुझे कैसे लिखेगा, तो आजकल उनका मूल्यांकन हर जगह हो रहा है, न्यायपालिका में भी हो रहा है, तमाम जगह हो रहा है। इसी पे राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद मामले का जो डिस्प्यूट था, वो भूमि के टाइटल का था, यानी किसकी भूमि है इस पर था।
लेकिन जो फैसला सुनाया गया, उस बेंच के वो भी सदस्य थे, उस फैसले में टाइटल पे तो बात ही नहीं हुई, बातें इधर उधर की हुई और फैसला आया। उस फैसले में साहब कहा कि अब मस्जिद चूंकि टूट चुकी है, ये हिंदुओं के आस्था का विषय है, इसलिए ठीक है, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यहां पर पहले मंदिर था, लेकिन ये आस्था का विषय है, मस्जिद अब कहीं भी बन जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टूट चुकी है, और मंदिर चूंकि यही जगह कही जाती है राम जन्म हुआ था, विश्वास किया जाता है, इसलिए उसे ही दे दिया जाए और मस्जिद के लिए डबल जमीन दे दी जाए वहां से थोड़ी दूरी पर। यह स्थिति, तो इस तरह का फैसला, इसको खुद चंद्रचूड़ ने अपने गांव में स्वीकार कर लिया कि उन्होंने यह फैसला कानून के अनुसार नहीं, भगवान के सामने बैठ के समाधान के तौर पे निकाला। जज लोया की हत्या हुई थी, उस मामले में भी जो फैसले में लीपापोती की गई थी, वहां भी साहब थे। पेगासस मामले में भी जब सुनवाई हो रही थी और उसको लेकर के जांच करने की बात थी और सब कुछ थी, उसमें भी थे और वहां भी कुछ नहीं हुआ। नीट पेपर लीक के मामले में भी हमने देख लिया, यह बात सारी तथ्य सामने आ गए कि गड़बड़ी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन साहब कोई पेपर रद्द नहीं हुआ, कोई कार्रवाई किसी पर नहीं हुई और सब ठंडे बस्ते में, बच्चों के भविष्य गए गर्त में। हमने देखा चंडीगढ़ में जिस तरीके से इलेक्शन को लूटा गया, अनिल मसीह ने, चुनाव अधिकारी ने किस तरीके से बेईमानी की, वो सामने आ गया, ऑन कैमरा सामने आ गया। उसमें चुनाव तो इधर उधर कर दिया, लेकिन आज तक अनिल मसीह के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई और अदालत ने कोई आदेश नहीं दिया। अदालत ने कोई आदेश नहीं दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड में गड़बड़ी की गई, लूटा गया है और सारी गड़बड़ी हुई, उस पर कोई आदेश दिया। और सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, अब सरकार मैं इसलिए कह रहा हूं जस्टिस नहीं है, सरकार, क्योंकि सरकार के मुताबिक कर रहे हैं, तो ये आप समझिए। देश में लगातार रेप हो रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है, और अभी तो बता दूं कि सीधे सीधे जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास का जो डेरा है बुलंदशहर में, उसमें 2 साध्वियों के साथ में रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, वो प्रेग्नेंट हो गई, नाबालिग है, और आप सोचिए कोई कॉग्निजेंस नहीं। आपने देखा कि किस तरीके से तमिलनाडु का वो जो अपने आप को सदगुरु कहता है, उसके मामले में जांच तक नहीं करने दी, जो हाई कोर्ट ने जांच का आदेश दिया था उसे भी रोक दिया। हमने स्टेन स्वामी देखा, हमने और दूसरे मामले देखे, हर चीज में, चाहे साईं बाबा हो चाहे और दूसरे हो, इन किसी भी मामलों में उन्होंने सुनने से इनकार कर, देखने से इनकार कर। तमाम इस दुनिया में है, तमाम चले गए, लेकिन सच यह है कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये मोदी मॉडल है, ये गुजरात मॉडल है, इसमें इसी तरीके से होता है। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, अफसर, जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग, ये सब को जोड़कर एक कॉकस बनाया जाता है कि कैसे सत्ता में हमें बनाए रखना है, और आपको सुनना नहीं है, देखना नहीं है, आपको ये करना है, और आप बैठ जाइए, आप वही कीजिए जो हम चाहते हैं, हमारे आंखों के इशारे आपका फैसला सुनिश्चित करें। इसलिए हो रहा है, इसी बात के खिलाफ कांग्रेस लड़ाई लड़ रही, इसीलिए वो इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों के लिए लिबरल हो जाती है, उन्हें अधिक सीट देने के लिए। झारखंड में कांग्रेस ने अपनी कुछ सीटें छोड़ी, जेएमएम से भी छुड़वाई, इसी तरीके से उसने महाराष्ट्र में अपने खुद छोड़ी और अपने साथियों से भी छुड़वाई कि छोड़िए, कुछ साथियों को दीजिए, क्योंकि यह चुनाव देश के लिए लड़ना है, इंडिया के लिए लड़ना है, ये चुनाव अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं लड़ना। तो यह अंतर है दोनों में, एक बांटने का काम कर रहा है,
एक जोड़ने का काम कर रहा है, त्याग करने का काम कर रहा है। इसीलिए राहुल गांधी, गांधी परिवार आज भी 150 साल के बाद भी उतना ही महत्वपूर्ण है, समीचीन है। जितना वो 19वीं शताब्दी में था उतना ही 21वीं शताब्दी में। यह कारण, क्योंकि बाकी आए और चले गए। जय